Hey guys, welcome back to all of you on my channel India Let's Study. So here we are with a new video. हिंदी की कंप्लीट मैराथन आज करने वाले हैं हम इस क्लास में, जो कि आपकी होने वाली है पूरी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे पूरी क्लास तो आपको पता होगा आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपके यूपी टेट के सिलेबस में हो और इस वीडियो में आपका कवर ना हो पाया हो। ठीक है, तो मैं 30 आउट ऑफ 30 जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं इतनी गारंटी आपकी नहीं लेती हूँ कभी भी कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं आप 30 में से 30 कर देंगे, 15 में से 15 कर देंगे, नहीं। लेकिन हाँ, आप 30 में से 25 अंक अगर वीडियो अच्छे से देखते हैं, समझते हैं सभी चीज़ें, तो आप आसानी से ला सकते हैं 30 में से 25 अंक आप इजीली मतलब आप गेन कर सकते हैं ये स्कोर। ठीक है, तो कंप्लीट क्लास देखते हैं। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो पे मैंने एम किया था कि हम 500 व्यूज़ के बाद अगर वीडियो 500 क्रॉस कर जाती है तो हम टेलीग्राम पर जो है वीडियो शेयर करी है उसकी सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे हैंड रिटन नोट्स की। तो वीडियो हमारी लगभग 800 व्यूज़ क्रॉस कर गई थी, तब मैंने अब जो था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसकी पीडीएफ डाल दी थी। तो आज इस वीडियो पर भी हम सेम 500 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं। जैसे ही वीडियो 500 व्यूज़ क्रॉस कर जाएगी तब हम हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नोट्स कैसे लगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो का वो ले रहे हैं शब्द भेद। ठीक है, कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में पूरा शब्द में कौन कौन से हमारे आते हैं, किसके आधार पर शब्दों को कितने आकार में बांटा गया, कितने प्रकार में बांटा गया, सभी कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द, अगर हम बात करें दो टाइप्स के होते हैं हमारे, एक होते हैं सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, मैंने ऐसे आपको लिख के दिखा दिया, बता रही हूँ मैं बोलकर आपको सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द हैं उनको हम कितने टाइप्स में विभाजित करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 5 टाइप्स के, जिसमें आता है तत्सम, तद्भव, देशी, देशज या विदेशी, विदेशज या संकर शब्द। ठीक है, अभी थोड़ा अगर आपको मतलब म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि बाहर साइड में क्या है, कहीं पर म्यूज़िक चल रहा है, डीजे वगैरह बज रहा है शादी वादी के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने सोचा भी कि मैं वीडियो तभी बना लूँगी जब आवाज़ ना हो। तो अभी जैसा कि आपको पता है शादी का सीज़न चल रहा है, तो डेली कहीं ना कहीं पर ऐसे म्यूज़िक दिन में रात में हर जगह हर दिन चलते ही रहते हैं। तो मुझे इसीलिए कई दिन से वीडियो डिले भी हो रही थी, क्योंकि लगातार कई दिन से इतना ज़्यादा म्यूज़िक और ये डीजे की आवाज़ आ रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इसलिए। तो अगर थोड़ी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कर देना। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है, रचना, संरचना या बनावट या आकृति के आधार पर कितने तरीके के होते हैं शब्द। हमारे 3 तरीके के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या उन्हें हम बहुव्रीहि भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यही से पूछ लेते हैं कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देन आपको पता होना चाहिए 5 प्रकार के होते हैं। रचना संरचना के आधार पर कितने प्रकार का, आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। बात करें अगर हम प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 4, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी और एकार्थी। ठीक है, विकार या परिवर्तन या रूप या रूपांतर, ये आपको सारे इसलिए लिख के बताए हुए हैं कि आप अगर विकार आए तो भी ये लगाएं, परिवर्तन आए तो भी यही लगाएं, रूप आए रूपांतरण आए तो उसके आधार पर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो विकार या परिवर्तन के आधार पर होते हैं हमारे विकारी और अविकारी। विकारी को हम पदबंध भी बोलते हैं और अविकारी को हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, तो विकारी में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया के 2, 8, 10 भेद होते हैं। ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे जब ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अविकारी या अव्यय में कौन कौन से आते हैं हमारे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय को हम क्या बोलते हैं, कालवाची। संबंध बोधक को बोलते हैं स्थानवाची, समुच्चय बोधक को बोलते हैं परिमाणवाची और विस्मय बोधक को बोलते हैं रीतिवाची। क्रिया क्या होती है हमारी, क्रिया वाक्यों में प्रयोग होते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण जो होते हैं हमारे वाक्यों में प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पदबंध भी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं वाक्यों में क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो ये जो एक सेकंड, मैं अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये जो मैंने 4 प्रकार बताए हैं ये क्रिया विशेषण अव्यय के ही थे, ये इन्हें नहीं बोलते हैं। सॉरी, मिस्टेक से हो गई यहाँ पे, मैं एकदम से नहीं रिकॉल कर पाई उसे। तो आगे चलते हैं।
तो ये जो क्रिया विशेषण अव्यय थे ये हमारे 4 प्रकार के थे, जिसमें है कालवाची, जैसे आज, कल, परसों, शीघ्र, अभी, फिर कभी, जिनमें काल यानी समय की थोड़ी बात होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कालवाची। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे स्थानवाची, जिनमें अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दाएं बाएं, यहाँ वहां, जहां स्थान की बात होती है वो होते हैं हमारे स्थानवाची। एक है परिमाण, जिसमें परिमाण की बात होगी, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत, कम, ये सब, सर्वाधिक, कम, थोड़ा, ज्यादा, बूंद बूंद, ये सभी हमारे किस में आते हैं, परिमाणवाची में। रीतिवाचक क्या होते हैं, अचानक, सहसा, एकाएक, धीरे, तेज, जल्दी या ध्यानपूर्वक, ये सभी होते हैं हमारे रीतिवाची। आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न है जैसे कि आया क्वेश्चन, इधर आओ, तो ये हमारा कैसा है, क्रिया विशेषण है, और इधर आओ ये हमारा अव्यय है। अगर रेखांकित किया हुआ हो तो, समझ रहे हैं आप, अगर इसे ऐसे करके, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसे रेखांकित करके दिया हुआ है कि इधर आओ, तो ये है आपका अव्यय, और अगर खाली ऐसे लिखा हुआ है इधर आओ तो ये आपका क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं यहाँ पर, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे बंदर छत के ऊपर बैठा है, ये हमारा कैसा, संबंध बोधक। बंदर और छत के बीच संबंध बताया हुआ है कि बंदर बंदर जहाँ बैठा हुआ है वो छत है, तो ये आपस में संबंध है कि कहाँ बैठा हुआ है, तो इसलिए हो जाता है हमारा संबंध बोधक। ठीक है। क्रिया विशेषण का प्रयोग प्लस परसर्ग या कारक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। जब 2 शब्दों को हम जोड़ रहे हैं, जैसे 2 शब्दों, उपवाक्य, वाक्यों को जोड़ना या अलग अलग करने के लिए जिन अवयव शब्दों का प्रयोग होता है वे हमारे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे कि चूंकि से हम शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, ताकि से जोड़ते हैं, जिससे कि, उससे कि, जो, त्यों, क्योंकि, अथवा, और, यद्यपि, तद्यपि, तथापि, बल्कि, लेकिन, वर्ण, परंतु, यथा, और, ये सब हमारे क्या है, समुच्चय बोधक है। ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, रणवीर या रणधीर जाएगा, राम व लक्ष्मण दोनों भाई हैं, यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सूरज निकला और अंधेरा भागा, ये देखिए आप, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, घंटी बजी इसलिए, वह, तथा, और, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, छात्र छात्राएं कमरे से बाहर गए, सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल है। आगे कुछ देखते हैं, विस्मय बोधक अवयव कैसे होते हैं, आश्चर्य हो जिससे हमें, ठीक है, आश्चर्य संबोधन, ये वाला चिन्ह होता है उनके पीछे, जैसे कि हर्ष वाले होते हैं, कुछ आश्चर्य के होते हैं, कुछ शोक प्रकट करने के लिए होते हैं, कुछ ग्लानि या घृणा के लिए होते हैं। तो हर्ष जिसमें हम बता रहे हैं वो होता है हमारा शाबाश, आहा, वाह, बहुत अच्छे, अति उत्तम। आश्चर्य में जैसे अच्छा, आहा, ओए, वाह, या, ये सब हमारे क्या होते हैं, आश्चर्य। शोक प्रकट करने के लिए हम जैसे बोलते हैं हाय हाय, त्राही त्राही, बाप रे बाप, बस करो, ये सभी हमारे होते हैं शोक के लिए। ग्लानि और घृणा के कुछ शब्द हैं हमारे, जैसे छी छी, थू थू, धिक्कार है, धत तेरे की, जैसे कि वर्ड है ना, आप कभी ज्यादातर लोग यूज करते हैं धत तेरे की, कुछ एक तेरे की, कुछ इस तरीके से बोलते हैं। अब आ जाता है निपात। जो शब्द किसी लिंग, वचन, काल, कारक में नहीं बदलते, अर्थात जो जैसा है उनका वैसा ही प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अवयव कहलाते हैं। परंतु अवयव को छोड़कर जो किसी लिंग, वचन, काल, कारण में बदल जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, निपात बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे अविकारी शब्द जो काल, स्थान, परिमाण व रीति का बोध न कराएं वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक अवयव शब्दों को छोड़कर शेष सभी बचे हुए हमारे क्या होते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है। निपात का प्रयोग करने पर वाक्यों में प्रभाव, आकर्षण तथा विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ और मैं भी यह काम कर सकता हूँ। ठीक है। ये तो इसमें भी हमारा क्या है, निपात है। कि, तो, इसलिए, चूंकि, जिससे कि, उससे कि, ताकि, जो, तो, वैसे, सब, जब, वह, या, तथा, अथवा, और, यद्यपि, तद्यपि, लेकिन, वरण, बल्कि, परंतु, किंतु, ये सब है हमारे निपात। ठीक है। ये सब हमारे क्या थे, निपात, और ये क्या होते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। निपात क्या है, केवल, मात्र, सिर्फ, भी, तो, स्वयं, स्वतः, खुद नहीं, जो, पर शब्द, मतलब जो शब्द क्या है हमारे बदलते नहीं हैं। अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हमारे 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधि या विधान के आधार पर वाचक वाक्य। ठीक है। विधि या भाग्य का विधाता या नियम होता है। ठीक है। कार्य का होना पाया जाता है। इसमें कोई भी घटना, वाक्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि विषयों के क्या होता है, अनुकूलन
होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए। सेकंड है निषेध या निषेधात्मक, जिसमें निषेध से हमें पहले ही पता चल रहा है नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो कार्य का ना होना पाया जाता है वाक्य में, ना, नी, नहीं, मत करना, निषेध, वर्जित, हानिकारक आदि निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, आशा, शुभकामना, शाप का भाव होता है। आज्ञावाचक में आपको पता होगा आज्ञा, आदेश, अनुमति, सलाह, सुझाव, परामर्श का भाव होता है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द यूज हो। विस्मयबोधक संबोधन चिन्ह होगा और उसमें हर्ष, उल्लास, शोक, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। संदेहवाचक हैं हमारे, जिसमें शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है संकेत या संबंध वाचक वाक्य, जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत हमें क्या मिलता है, वाक्य में मिलता है। जहां बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पर आश्रित हो या निर्भर हो। सभी मिश्र या मिश्रित वाक्यों के समस्त उदाहरण इसमें हमारे आते हैं। ठीक है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गीता खाना बना रही है, सीता, ये अब हम मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारा विधि का, और रीता रामायण नहीं पढ़ती है, निषेध हो गया। खाना खा लेते हैं, उसकी इच्छा है खाना खाने की, तो ये हमारा इच्छावाचक हो गया। तुम चिरंजीवी रहो, इसमें भी इच्छा है, आशीर्वाद दिया है। बुरी नजर वाले तुम्हारे बच्चे जिस ताकि बड़े हों तुम्हारा खून दिए, ये भी क्या है, इच्छा है या पाप, शाप दिया है एक तरीके से। कृपया गंदगी ना फैलाएं, आज्ञा या परामर्श बोल सकते हैं इसे। तो ये मिक्स कई सारे आपके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप खाना नहीं खाओगे, ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। आप खाने में क्या लोगे, ये भी प्रश्नवाचक है। आपके पिताजी क्या बोलते हैं या क्या करते हैं, तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक है। अरे, इसमें हमारा संबोधक चिन्ह मिल गया है, तो विस्मयवाचक हो जाएगा। अजी, शायद, ये सभी हमारे अजी हमारा विस्मयवाचक है। शायद हमारा संदेहवाचक है। लगता है आज कोई आने वाला है, ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है। ये सभी हमारे मिक्स एग्जाम्पल थे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में। विराम का मतलब है आराम, ठहराव या विश्राम। चिन्ह का मतलब है संकेत, निशान या प्रतीक। तो आराम, ठहराव या विश्राम के लिए जो हम संकेत या निशान या प्रतीक प्रयुक्त करते हैं या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं जिनका, वो होते हैं हमारे विराम चिन्ह। ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा अल्प विराम। इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम बाद में। तो शब्दों के बाद हम लगा मतलब थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अर्धविराम वही है हमारा उपवाक्य के बाद। एक है हमारा अपूर्ण विराम। ये जो चिन्ह है, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि ये किसका चिन्ह है, ये है हमारा अपूर्ण विराम या अपविराम। ठीक है। जैसे शीर्षक दे दिया आपने, यहाँ पे लिखा, ये एक फिल्म का ही टाइटल है गदर, उसके बाद ये है एक प्रेम कथा, यानी यहाँ पर पूरा नहीं तो उसके आगे बताए। पूर्ण विराम, जहाँ पर हम अपनी बात को पूरा ठहराव दे देते हैं, वो हो गया हमारा पूर्ण विराम। योजक चिन्ह आपको पता ही होगा, दो चीज़ों के बीच में हम जब संबंध बता रहे हैं, माता पिता, दिन रात, आगे पीछे, ये सब भी इनके बीच में हमारा आता है योजक चिन्ह। विवरण चिन्ह, जैसे कि हमने किसी चीज़ का पूरा विवरण देना है, जैसे कि हमें पता लिख के ऐसे डैश लगा के पूरा अपने आगे उसके विवरण देते हैं। निर्देश या निर्देशन चिन्ह, जैसे कि हम इस तरीके का जो डैश लगाते हैं थोड़ा बड़ा सा, यानी कि विशेष या प्रस्तावना दे रहे हैं। जैसे हम त्रुटिपद, काकपद या हंसपद, जैसे हमसे मान लीजिए कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं और बीच में हमसे कोई शब्द छूट जाता है, तो हम इस तरीके का साइन बनाकर उसे ऊपर लिख देते हैं। मान लीजिए हमसे किसी सेंटेंस में मे छूट गया, तो हम इस तरीके का साइन लगाकर ऊपर लिख देते हैं मे। ठीक है। लाघव चिन्ह होता है हमारा ये। ठीक है। जैसे डॉक्टर के बाद लगा देते हैं हम उदाहरण, कभी कभी हम पूरा ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। लोप चिन्ह ये है। समाप्ति, इतिश्री चिन्ह ये होते हैं हमारे। समाप्ति का ये भी होता है, इस तरीके का भी होता है, इस तरीके का भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक हम बना लेते हैं इस तरीके का, ये है हमारा कोष्ठक। ठीक है। बड़े के लिए बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं, अगर हम बड़ा अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो हम बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। आपको ध्यान रखनी है चीजें, आपको पूछा गया अगर आपसे क्वेश्चन में, अगर हम छोटे अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो हम छोटा बनाएंगे। तुल्यता चिन्ह, जैसे कि हम दो में तुल्यता करते हैं तो इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। विसर्ग का आपको पता ही है। हलंत है हमारा जो पाठ्य, मिट्टी, इनके शब्दों के नीचे लगा देते हैं। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, ये यूज़ करके दिखा रखा है आपको। अनुस्वर ये हैं जो भी हैं हमारे डा, अया, ना, मा। ठीक है। रेखांकित आपको पता ही है, हम अंडरलाइन कर देते हैं जब कोई
रिक्त स्थान, जब हम कोई सेंटेंस लिख के बीच में कुछ शब्द छोड़ देते हैं, खाली स्थानों की पूर्ति का आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इस तरीके से आते हैं। पुनरावृत्ति या आवृत्ति का साइन ये होता है हमारा प्रश्नवाचक का, आपको पता है। संबंध का भी पता है आपको। अर्धचंद्र का पता है, अर्धचंद्र बिंदु ये होता है हमारा। नुक्ता ग्रहित आगत, ये हमारे जो उर्दू के शब्द होते हैं उनमें ये लगता है। अब आते हैं शब्दों के भेद, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर, आकृति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, एक एक करके। जैसे रूढ़ शब्द आ गए हमारे, परंपरा से आने वाले शब्द या जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हों, ठीक है। जैसे कि है हमारे सेना, कक्षा, भीड़, वस्त्र, पतंग, गाड़ी, पानी। अगर आप इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो कोई आप इनसे अर्थ प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यौगिक शब्द हमारे। यौगिक होते हैं समस्त संधि वाले समस्त पद, उपसर्ग वाले पद, प्रत्यय वाले पद, शंकर शब्द, समास वाले शब्द, बहुव्रीहि को छोड़कर सारे समास वाले शब्द भी इसमें आते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण हमारे योग रूढ़ में आ जाते हैं। जैसे दशानन, वीणामणि, सरस्वती होती है हमारी, इसका कुछ अर्थ निकलता है, वो होते हैं हमारे योग रूढ़। अब आ जाता है हमारा विकार या परिवर्तन या रूप रूपांतर के आधार पर हमारे शब्द के भेद थे, जो थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। तो इन्हें हम सबको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा आप लोग लगभग 4th-5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के आदि को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, इंग्लिश में आपका हो जाता है। तो आप ये कब से रटते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, बस आपको एक बार क्या है, इनका थोड़ा लेवल हाइक करना है और थोड़ा अपना रिवीजन करते चलना है पीछे का। परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा घर, राम, मेरठ, पशु प्रेमी, मकान, सीता, दिल्ली, पक्षी, क्रोध, रोध, ये सब हमारे क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के हमारे 5 टाइप्स होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। जाति, जब हम किसी चीज की जाति बता देते हैं। गायें, ठीक है, तो गायें एक ही नहीं है, गायें बहुत सारी होती है, बस हमने एक जाति बताई है। पर्वत, अगर हम पर्वत में हिमालय की बात करें तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से अवस्था जाति है, लेकिन अगर हम बाल्यावस्था की बात करें वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से राज्य, उत्तर प्रदेश की बात करें तो व्यक्तिवाचक। भाववाचक क्या है? ये स्पर्शी होते हैं, अनुभवजन्य होते हैं। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा होता है। कुछ भाववाचक संज्ञा बिना प्रत्यय की भी होती हैं, जैसे कि हमारे उमंग, उल्लास, ये हैं तो हमारी भाववाचक, लेकिन इनमें कोई प्रत्यय नहीं है। मिठास, सुंदरता, हरियाली, सच्चाई, बुढ़ापा, ये सभी हमारी हैं भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें एक संघ, संगठन, समिति, सभा, सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा, गिरोह, कबीला, कफीला, जत्था, मतलब एक समूह हो हमारे पास, ठीक है। कफीला गाड़ियों के लिए होता है या ऊँटों की झुंड के लिए होता है। द्रव्यवाचक, जिसमें हमारे आ जाते हैं सभी ठोस व तरल पदार्थ, धातु व अधातु, ये ढेर के रूप में भी पाई जाती हैं, जिसे मापा या तोला जा सके, ये अगणनीय होती हैं, ठीक है। संज्ञा की अगर हम बात करें, इंग्लिश व संस्कृत में कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक है। देखिए, जो अभी यहाँ पर शब्द लिखे हैं, रावण, कंस, राम, कृष्ण, सीता, सावित्री, कुंभकर्ण, जयचंद, विभीषण, हरिश्चंद्र, नेपोलियन, जब इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष वर्ग या अनेक व्यक्तियों के लिए हो तो ये जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे भारत में रावणों की कमी नहीं है, और अगर हम बात करें वैसे रावण की, तो वैसे रावण है हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। हमारी कक्षा में अनेक हरिश्चंद्र बैठे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा जातिवाचक, वैसे नहीं तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे। केला सबसे पौष्टिक फल है, तो इसमें हमारी कौन सी है? फल है हमारा जातिवाचक, केला है हमारा व्यक्तिवाचक। फलों का राजा आम है, फल है हमारा जातिवाचक, आम है हमारा, आम है व्यक्तिवाचक, और राजा भी हमारा क्या है? जातिवाचक है। दशहरी आम सबसे मीठा आम है, तो दशहरी है हमारा व्यक्तिवाचक और मीठा आम है हमारा जातिवाचक, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम सर्वनाम की। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब कहीं कहीं जो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस, तो वही है हमारा सर्वनाम की संज्ञा के बार बार पुनरावृत्ति को हम रोकते हैं, वो हो जाता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है।
सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम दो तरह के होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। बात करें अगर हम मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम क्या क्या होते हैं। मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सोई, ये हमारे यहाँ मूल सर्वनाम। ठीक है। और यौगिक सर्वनाम कैसे हैं? अपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे अलग होना, आपकी, आप में, ये सभी हो जाते हैं हमारे यौगिक सर्वनाम। सर्वनाम के हमारे कितने भेद हैं? 6। और संज्ञा के कितने भेद थे हमारे? 5। ठीक है। उत्तम, मैं, सर्वनाम के 6 भेद है। इसमें सबसे पहले हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे? 3 टाइप्स होते हैं। इसमें उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम में आता है मैं, मध्य में आता है तू, आप, और अन्य में आता है यह, वह। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ हम एक बार ही लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। पुरुषवाचक में होते हैं ये। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें आप, स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप आ जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, यह सभी निर्जीव वस्तु हमारे निश्चयवाचक में आती है। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में क्या आपके सारे प्रश्नवाचक शब्द यूज होंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो का प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपका कौन सा हमारा? पुरुषवाचक में। आप कहाँ रहते हैं? ये भी हमारा पुरुषवाचक है। वह बीमार नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चयवाचक है। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको जब भी PDF मिलेगी आप सभी एग्जाम्पल इसमें पढ़ के देखना। अभी फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं पूरी थ्योरी अपनी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट करते हैं अब हम। तो वर्णमाला में सबसे पहले होता है हमारा वर्ण, जैसे कि क, म, ल, ये हमारे होते हैं वर्ण। शब्द मिलकर बना देते हैं हम इन्हीं शब्दों से। तो क, म, ल जब को हमने इन्हें ज्वाइंट कर दिया तो ये बन गया हमारा कमल। ठीक है। पद है कमल का फूल जब शब्द एक दूसरे पर आश्रित हों। ठीक है। शब्द और इसको मतलब कमल का फूल क्या है? जो ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? आश्रित हो गए। वाक्य क्या है? कमल जल में खिलता है। तो सबसे पहला था हमारा वर्ण, उसके बाद हमने उनसे बनाया शब्द, फिर उससे बना हमारा पद और उससे बना हमारा वाक्य। सबसे पहले क, म, ल, उसके बाद कमल, फिर कमल का फूल, और कमल का फूल जल में खिलता है। ठीक है। वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े ना हो। अक्षर क्या हो? जिसे नष्ट ना किया जा सके। ध्वनि, आवाज, भाषा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी। ठीक है। वर्ण के कितने भेद हैं हमारे? 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि वर्ण के हमारे 2 भेद होते हैं और वर्ण के हमारे 3 भेद भी होते हैं। ठीक है। तो स्वर में आते हैं आपके अ, ई, उ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं आपके 33। और अयोगवाह में आते हैं हमारे व्यसर्ग, अनुस्वर, हलंत, अर्धचंद्र बिंदु, ये होते हैं हमारे 4। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्वर की। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाए। ठीक है। ये स्वतंत्र ध्वनि होते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11, लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या हमारी 13 होती है। इसमें र और र भी ऐड हो जाते हैं। वर्णों का मूल समूह होता है ये। ठीक है। स्वर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। ठीक है। हिंदी के स्वर, संस्कृत के स्वर हमने देख ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए वो होते हैं हमारे व्यंजन। स्वर क्या होता है? वर्णों पर आधारित वर्णों का समूह। व्यंजन के 3 भेद होते हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या होती है हमारी टोटल 33। अयोगवाह देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अयोगवाह में ये 3 या 4 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह का प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। इनका स्वम का कोई अस्तित्व नहीं होता। अयोगवाह में होते हैं हमारे विसर्ग, अनुस्वर, हलंत और अर्धचंद्र बिंदु वाले, जैसे प्रातः, अंक, पाठ्य, मिट्टी, आंख और आंख। ठीक है। संयुक्त प्रयोग नहीं है। ये अनुनासिक हैं, ये अयोगवाह हैं और ये हमारे संयुक्त हैं। अब भाषा का क्रम देखते हैं। सबसे पहले भाषा का क्रम हमारा किस अकॉर्डिंग चलता है? सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, अक्षर, शब्दांश, शब्द, पद, पदबंध, शीर्षक, उपवाक्य, वाक्यांश और उसके बाद सबसे बड़ा इकाई। सबसे छोटी है हमारी इकाई ध्वनि और सबसे बड़ी इकाई है हमारी वाक्य। ठीक है। भाषा का वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना और पुस्तक, ग्रंथ और इससे बनते हैं हमारे काव्य। ठीक है। अयोगवाह ये सब भी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम स्वर।
स्वर के जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3 टाइप्स हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिन्हें मतलब उच्चारण करने में बड़ा समय लगता है, ये एक मात्रिक मूल स्वर होते हैं, ये द्विमात्रिक होते हैं और ये हमारे होते हैं त्रिमात्रिक। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, रचना के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और आकार, बनावट, संरचना के आधार पर भी यही बोलते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद नहीं किया जा सकता, उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद है, उच्चारण के आधार पर दीर्घ व प्लुत के तरीके से बोलते हैं। मात्रा के आधार पर कौन सा इनमें से स्वर नहीं है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, प्लुत या कोई नहीं, तो तीसरा नहीं है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक हमारे होते हैं। आगे चलते हैं, अब आ जाता है हमारा व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन टोटल है हमारे कितने, 27 है। क, ख, ग, घ, इसमें से एक लाइन होती है हमारी अघोष, 2 लाइन होती है स्टार्टिंग की अघोष, लास्ट की 3 होती है हमारी घोष। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये एक एक क्रम चलता है। एक होता है अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। इस तरीके से हमारे कितने हो गए, 3 महाप्राण, 3, 4, 5 होते हैं सघोष, 1, 2 होता है हमारा अघोष। इस तरीके से 2, 4 होते हैं हमारे महाप्राण, 1, 3, 5 होते हैं, 1, 3, 5 होते हैं अल्पप्राण। ठीक है, अब देखिए कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है वो पूरा देख लेते हैं हम कंप्लीट। एक सेकेंड, ये रहा वर्णों का उच्चारण स्थान, हम देखते हैं। अकुह विसर्जियानाम कंठ। ठीक है, ये है हमारा इसका सूत्र कि क, व, ह विसर्ग वाले, नाम वाले, ये सभी हमारे कहाँ से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, हमारा कंठ है। नेक्स्ट है इच्यूषानाम तालव्य, ई, च वर्ग, ई और च वर्ग, यह श नाम वाले हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। थर्ड है ऋटुर्षानाम मूर्धन्य, तो र और टा वर्ग और र श नाम वाले हमारे बोले जाते हैं मूर्धन्य से। ल तलु सा नाम दंतव्य, तो ल और ता वर्ग और ला सा नाम वाले बोले जाते हैं हमारे ताल से, दंतव्य से। नेक्स्ट है, ये देखिए अगर आप सूत्र के माध्यम से याद करते हैं आपको पूरी लाइफ में याद रहने वाले हैं। अपूध्यमान्य नाम ओष्ठ, यानी कि उ पा वर्ग और ये नाम वाले होठ से बोले जाते हैं। अदैतो कंठ तालव्य, ए व दोनों ये कहाँ से बोले जाते हैं, हमारे गले कंठ से और तालु से। अदोतो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ, ये हमारे दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वर है टोटल 13, स्पर्श व्यंजन हमारे 25, अंतस्थ व्यंजन है 4, उष्ण व्यंजन है 4 और कुल वर्ण है हमारे टोटल 52, संयुक्त है 4, उत्पिक्षिप्त हैं 2। ठीक है, अब आ जाता है हमारा उपसर्ग। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना, तो जो समीप में लगकर नए शब्द की रचना करता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, हमेशा किसी शब्द के आगे लगते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, किसी शब्द में उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ बदल जाता है। किसी भी शब्द, एक या एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं किसी भी शब्द में। ठीक है, मूल शब्द को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ व भाव अवश्य होता है। किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग कहलाता है। उपसर्गों की संख्या, उपसर्ग देखते हैं, जैसे दुर्दशा, दू आ गया इसमें हमारा, दू का मतलब हो गया, इसका हमारा मतलब हो गया बुरी स्थिति। दशा से हमारा लग रहा था खाली स्थिति, और जब हमने उसमें दुर लगा दिया तो वो बन गया हमारा बुरी स्थिति। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी आप सभी एग्जाम्पल देख सकते हैं। बात करें हम उपसर्गों की संख्या की, तो संस्कृत में है 22, उर्दू में 29, हिंदी में 12 और अंग्रेजी में 8। ठीक है, इंग्लिश में आप इन्हें प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोलते हैं। तो संस्कृत में कितनी है, 22, हिंदी में है 12 और संस्कृत में है 19। बात करें प्रत्यय की, प्रत्यय जस्ट इसके अपोजिट है जो लास्ट में लगते हैं। ये शब्दांश होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। प्रत्यय का हमारा कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में लगाकर उसका अर्थ बदल दिया जा सकता है। किसी शब्द के लिए केवल एक प्रत्यय का ही प्रयोग किया जा सकता है।
मूल शब्द की पहचान प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द वह छोटा से छोटा शब्द है जिसकी कोई अर्थ अवश्य हो। किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर जो शब्द के अंत में शब्दांश वाला भाग बचता है जिसका कोई अर्थ ना हो, वो क्या हो जाता है? हमारा प्रत्यय। अब प्रत्यय भी हमारे कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के प्रत्यय हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय इसमें केवल धातु अर्थात क्रियाओं में ही लगाए जाते हैं और इससे बने शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। नाम विशेषण वाले शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और इनसे बने शब्द हमारे क्या बोले जाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय यानी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है और इससे बने शब्द हमारे स्त्रीरांत कहलाते हैं। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं हमारे, कृत, तद्धित और स्त्रीत। ये देखिए कितने सारे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। विशाल, इसमें अगर आप लगाएं विशुद्ध, विन्यास। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाच्य का, इसे देख लेते हैं। वाच्य की परिभाषा है हमारी, वाक्य में क्रिया के जिस रूप में कर्ता, कर्म व भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है हमारा? कहना या बोलना। वाच्य के कितने भेद होते हैं? हमारे वाच्य के होते हैं 3 भेद होते हैं हमारे वाच्य के। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो वो हो जाता है हमारा कृतवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो, जब वाक्य में अकर्मक व समकर्मक का प्रयोग हो, जब वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह हो, तो हमारा क्या हो जाता है? कृतवाच्य हो जाता है। बात करते हैं कर्मवाच्य की। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कार्य का स्वरूप कर्म के अनुसार निर्धारित हो, जब वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में कर्ता कारक के साथ द्वारा या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग हो। अब बात करते हैं भाववाच्य की। जब वाक्य में कर्ता कर्म की प्रधानता न होकर भाव की ही प्रधानता हो, जब वाक्य में निषेधात्मक शब्द ना, नी, नमत, मना, निषेध, वर्जित आदि शब्दों का प्रयोग हो, जब वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है अर्थात क्रिया को पूर्ण होने पर रोक दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपके। सहवाग क्रिकेट खेलने चेन्नई जाएगा, तो इसमें क्या है हमारा? कर्मवाच्य है, कर्ता के अनुसार है। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाएगी, इसमें भी कर्मवाच्य है। ठीक है, इसमें हमारा कर्मवाच्य क्योंकि कर्म प्रधान है। सहवाग से क्रिकेट खेली नहीं जाती, ये हो जाता है हमारा भाववाच्य। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। ठीक है, इसमें हमारा कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। बच्चा रोता है, कृत है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। अब आ जाता है हमारा काल। ठीक है, इंग्लिश में आप इन्हें बोलते हैं जिन्हें सेंटेंसेस। वाक्य में क्रिया होने या न होने के समय का जिससे बोध होता है वह हमारा काल कहलाता है। मतलब कि इससे आपको पता चलता है कि हमारा काम हो चुका है, काम चल रहा है, काम होगा। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में है आपके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया के जारी रहने वाला समय मतलब कार्य हमारा क्या है? चल रहा है अभी भी। ठीक है, क्रिया का आरंभ तो हुआ परंतु समाप्त न हो, चल रहे समय मतलब क्रिया का आरंभ हमारा कब हो चुका? पास्ट में। और समाप्त कब होगा हमारा? फ्यूचर में। तो जो प्रेजेंट है वो हमारा मतलब अभी काम उसमें चल रहा है, भूतकाल। बीते हुए समय की क्रिया का होना, क्रिया की समाप्ति का बोध। क्रिया पहले समय में आरंभ हो चुकी है और उसमें समाप्ति पूर्ण में से हो। ठीक है, आने वाले समय का बोध, क्रिया का आने वाले समय में आरंभ होना, क्रिया के आने की संभावना व्यक्त हो। ठीक है, वर्तमान भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण वर्तमान। तो ता, ती, ते और ता होगा ताहींगे, रहा है, रही हूँ, ये होंगे हमारे अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, इस तरीके से हमारा भूतकाल है। भूतकाल के अभी देखिए आप कई सारे हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, सामान्य भूत वही है, वह आई, वह गई, वह आया, वह गया, वे आए, वे गए, ऐसे करके। आसन भूत क्या है? ई, या, ये, हैं, हूँ। पूर्ण वर्तमान भी इसको कहा जाता है, जैसे प्रेमचंद्र ने गोदान नाटक लिखा। ठीक है, संदिग्ध भूत कौन सा होता है हमारा? रहा, रही, रहे होंगे, जैसे वे कार्य कर रहे होंगे। और हेतु हेतु मदभूत क्या है? मिश्र अर्थात मिश्र वाक्य होगा, बाद वाली क्रिया पहली वाली क्रिया पर निर्भर होगी, दोनों भूतकाल में ही होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे हैं भविष्यकाल के भी कुछ भेद हैं। ठीक है, ये कई सारे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर, बच्चे गेंद से खेलते हैं। ठीक है,
भालू खेल दिखाता है, ये भी हमारा सामान्य है। मीरा गाना गाती होगी तो ये हो जाएगा हमारा संदिग्ध। और मैं कल आगरा जा रहा हूँ अभी गया नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से अपूर्ण हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें करके देखना। अब आ जाता है हमारा, एक सेकेंड, संधि देख लेते हैं एक बारी अब हम यहाँ पर। शाब्दिक अर्थ है हमारा संधि का मेल, योग, सुलह या समझौता। परिभाषा की अगर हम इसकी बात करें तो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल हमारा यहाँ से होता है। उदाहरण भावार्थ, जैसे भाव प्लस अर्थ, ठीक है, इनको हमने संधि विच्छेद किया तो भाव और अर्थ, तो ए प्लस ए यानी आ, ये हो जाएगी हमारी इसमें स्वर संधि। अभी देखते हैं ये भी इसके टाइप्स के बारे में। संधि के कार्य क्या है अगर हम देखें तो दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना, शब्द की संरचना को छोटा करना, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना, हिंदी शब्द को छोटा बनाए रखना। संधि के भेद अगर हम देखें, 3 तरीके की हमारी संधि होती है, देखते हैं वन बाय वन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि देखते हैं हम सबसे पहले। यहाँ से आपको, यहाँ से मैंने इसलिए नहीं बताया, ये सभी यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा, जब हम इन्हें करके नहीं देखेंगे तब हम ऐसे टेबल के अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि की बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। जहाँ दो वर्णों के मेल से आ, ई, उ, र दीर्घ बने, जैसे दया, नंद। अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करें तो दया प्लस आनंद क्या हो जाएगा, दयानंद। तो अ प्लस आ बन रहा है हमारा, आ बन जाएगा। विद्यार्थी, तो अ बनेगा। विद्या अल्य, अ बनेगा, इसमें रविंद्र, ई और इंद्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी दीर्घ संधि। इस तरीके से आप सभी इनसे भली भांति परिचित होंगे। यण संधि है हमारी, यदि शब्द के बीचों बीच अंतस्थ यरलव से पहले कोई आधा व्यंजन आता है तो यरलव बनेंगे। यद्यपि, अत्याचार, अत्यादि, प्रत्येक, प्रत्युच्चर, प्रत्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यादेश, मात्राज्ञा, ये सभी आ जाएंगे हमारे यण संधि के अंतर्गत। गुण संधि होती है हमारी, यदि शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा ए ओ की हो, जहां दो वर्णों के मेल से ए ओ वर्ण बने, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके हमारे, अ प्लस ई ए बनता है और अ प्लस ओ बनता है, ए प्लस रो। जैसे महेश में, रमेश में क्या आता है हमारा, आ प्लस ई आता है और हमें कैसे यूज़ कर लेते हैं उसे, ए के तरीके से। तो रमेश इस तरीके से, सुरेश में भी इस तरीके से आता है हमारा। कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके इसके। अगर हम बात करें योगर्षि की तो उसमें अ और र आता है हमारा, ठीक है। वृद्धि संधि क्या होती है, यदि शब्दों के बीच ए औ की दो मात्रा हो, जहां दो वर्णों के मेल से ए और औ वर्ण बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा सदैव, तो अ प्लस ए से हमारा क्या बनता है, ऐ बनता है, ठीक है। तथैव, एक है कि ये सभी हमारे हो जाते हैं वृद्धि संधि के उदाहरण। अयादि संधि होती है जिसमें हमारा आए आव आते हैं, वो होती है हमारी अयादि संधि। यदि कोई शब्द 3 वर्णों से बना हो और शब्द के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, यदि शब्द के आरंभ में आए आए आव 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 हो तो ये हमारी होती है अयादि संधि। जैसे कि नायक, आए, गायक में भी आया रहा है, गायिका, अव, पवन, हवन, भवन, तो इसमें अव आ रहा है, आव, सावन, शावक, धावक, ये सभी हमारे क्या हो रहे हैं। ये अगर हम इसकी बात करें पावक की, तो ये हमारा बनता किस तरीके से, ये देखिए पो प्लस वक, तो पोवक होता है, यानी कि हमारा हो जाता है, उसका हम बोलते हैं आव यानी पावक, ठीक है। आगे देख लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में। अब व्यंजन संधि, पहले एक सेकेंड, व्यंजन संधि क्या होती है हमारी, एक व्यंजन एक स्वर का मेल क्या होता है हमारा, व्यंजन संधि होती है। दो व्यंजन का मेल होता है, यदि माँ के बाद में व्यंजन आए तो माँ का द्वित्व हो जाता है। यदि माँ के बाद अंतस्थ ऊष्म में से कोई सा आए तो माँ का अनुस्वर हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग आवश्यकता पड़ने पर आपस में बदल जाते हैं। इसके कई सारे रूल होते हैं। 5 अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण आपस में बदल जाते हैं तथा इनके स्थान पर अनुस्वर हो जाता है। यदि पहले अ या आ से भिन्न कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में च जुड़ जाता है। यदि पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, बाद में से आए तो बाद में क्या है हमारा सा आए
तो सा क्या में किस चीज़ में बदल जाता है हमारा, शा में बदल जाता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको इसके, वागेश, तो वाक होता है, ईश होता है, तो एक पांच कौन से वर्ण में बदल रहा है हमारा, तीसरे वर्ण में बदल रहा है, तो वाक की जगह आ जाता है हमारा वागेश। इस तरीके से दिग्गज, का किस में बदलेगा हमारा, गा में, दिग्गज। ठीक है, इस तरीके से जगन्नाथ हमारा है। बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं आपको यहाँ जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं संधि की। संधि एक ऐसी चीज़ है जो संधि आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप उतना आपको आएगी, चाहे आप कितनी परिभाषा पढ़ लो, कितना आप रट लो, आपको संधि कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, सिर्फ रूल पढ़ने हैं, उसके बाद आपको क्या करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी रूल है। यदि त वर्ण के बाद ल च ज वर्ण आए तो ल च ज का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। जैसे कि अत प्लस लास, तो अत हट के यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, इसका द्वित्व हो जाता है, नहीं 2 बार ला लग जाएगा, उल्लास। इस जगह सतचरित, तो त का क्या हो गया यहाँ पे, द्वित्व हो जाएगा, सॉरी चा का द्वित्व हो जाएगा सच्चरित्र। ठीक है, इस तरीके से उज्ज्वल, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुसार उसी वर्ग का बन जाता है। जैसे अहम प्लस कार, तो अहंकार, सम प्लस भव, संभव, किम प्लस तु, किंतु, ता के बाद ह व्यंजन आए तो त का द ध, हा का धा हो जाता है, तो उत्हार, उद्धार, पथित, पद्धित। देखिए बहुत अच्छे अच्छे से रूल लिखे हुए हैं आपको, बस आपको रूल लर्न कर लेने हैं एक बारी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। अगत, अगर ता के बाद शा आए, यहाँ पे आपका अगर है, अगर ता के बाद शा आए तो ता का च तथा शा का छा हो जाता है, ता का चा तथा शा का छा हो जाता है। उच्छ्वास, तो उच्छ्वास हो जाएगा, तत्शिव, तच्छिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कई सारे आपके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। ये देखिए विसर्ग संधि देख लेते हैं एक बार हम यहाँ से। विसर्ग का हमें परिवर्तन, जैसे प्रातः काल, अंतःकरण, पुनः आगमन, ये सभी हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो विसर्ग संधि वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाएगी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, विसर्ग लगा मिलेगा, लेकिन अगर इधर से आपसे पूछ लेते जैसे निर्धन, तो निर इसका धन और रा का हमारा क्या हो जाता है, हम ये जो हमारा रा होता है इसे हम ऊपर पहुंचाकर इसमें विसर्ग लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, निर्धन। दुर्दशा, विसर्ग का इस रा में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं आप देख ले, दुर्दशा और इसका परिवर्तन हो जाता है हमारा रा में, तो दुर्दशा हो जाता है। उपसर्ग है तो विसर्ग संधि लगेगी हमारी। दुस्साहसन, तो दू इसमें हमारा उपसर्ग लग रहा है, तो इसमें जहाँ पर भी उपसर्ग होगा वहाँ पर हमारी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। आपको ध्यान रखना है बस। आहा का हमारा विसर्ग का शा में किस तरीके से परिवर्तन होता है, देखिए निश्चल, निश्चल होता है उसे हम निश्चल लिख देते हैं, निरहचल, निश्चल होता है, निश्चित, निश्चित होता है उसे हम निश्चित लिख देते हैं। ठीक है, इसका अणय का हमारा विसर्ग में किस तरीके से परिवर्तन होता है, ये देखिए आपके पास विसर्ग संधि के बस ये रूल हैं, इसे आप याद कर लीजिए इजीली। इसका रा का, श का, शा का और शा का हम काय में करते हैं यूज, विसर्ग में होता है। तो अणा हो गया हमारा इसमें ही। मनः का ओ में परिवर्तन, ठीक है, मनः विज्ञान, मनोविज्ञान, मनः कूलन, मनोकूलन, ये सभी हमारे हो जाएंगे विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। यशहधरा, यशोधरा, ठीक है, यशोमती, यशहमती, ये सभी हमारे हो जाएंगे विसर्ग संधि के उदाहरण। अब आगे चलते हैं, हम आगे आ जाते हैं हम शब्दों के भेद पर, जिसमें कि हम काफ़ी सारा पीछे क्लियर कर चुके थे, अभी थोड़ा हमारा रह रहा है। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था शब्द हमारे 5 टाइप्स के थे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं हमारे संस्कृत और संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तत् प्लस सम उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। बात करें अगर हम वैसे शब्द जो हमारे संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हैं, अंतर इसमें सिर्फ इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में वे उनसे रहित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कपूर अगर हम लें तो संस्कृत में उसे इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में हम उसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो बस अपनी विभक्ति का अंतर है इनमें। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तद्भव शब्द की, तो वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं, अन्य रूप में वे तत्सम के समान ही नजर आते हैं, तो ये हमारे तत्सम से बने होते हैं, उसमें उत्पन्न यानी संस्कृत से उत्पन्न, ये होते हैं हमारे रियल और ये होते हैं हमारे, मतलब कि रियल मतलब ये शुद्ध होते हैं और ये इससे हमारे मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है,
तो बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं आपको, जैसे यहाँ पर अग्नि, सूर्य, कार्य, क्षेत्र, ये सभी हमारे क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। और ये जो है हमारे तद्भव वाले होते हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं। अगर हम थोड़ी अभी ये देखें, आपके कई सारे रूल हैं आप जिनसे पहचान कर सकते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की। ये देखिए, आधे व्यंजन वाले शब्द बिना स्वर रहित भी, जिन्हें हम बिना स्वर रहित भी कहते हैं, तत्सम शब्दों की पहचान करना सीख रहे हैं हम। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जिनमें ये आ जाते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। विसर्ग वाले, अनुस्वर वाले, हलंत वाले, संधि वाले जितने भी पद होंगे। समास वाले शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत हो, संस्कृत के उपसर्ग से बने। क्लिंट, कठिन, कठोर, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, ये सभी हमारे क्या हैं, इसके नियम हैं। संस्कृत के काव्य ग्रंथ, कवि एवं उनकी रचनाओं से प्रयुक्त शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा हो वे हमारे होते हैं तत्सम शब्द, जिनका कोई तद्भव रूपी भी हो सकता है, मतलब जिनका कोई अर्थ निकल सकता है, वे सभी हो जाते हैं हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, ये सभी देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आप पीडीएफ लेंगे आपको पूरी सभी कुछ इसमें मिलेगा। तद्भव शब्द क्या, उक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हो जिसमें द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हो, अर्धचंद्र बिंदु वाले, समास वाले वे शब्द जिनमें दो शब्द हिंदी के हों, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, सरल, सुगम, आसान वर्तनी में उच्चारण वाले शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूपी भी आवश्यक हो, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत अधिक हो रहा हो, वो सभी हमारे क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, सड़क, लड़का, डंडा, ये मेंढक, ये सभी हमारे क्या है, इसमें हमारा यूज़ हो रहा है उपक्षिप्त व्यंजन। आज, दांत, मुंह, गांव, ये सब इसमें हमारा अर्धचंद्र बिंदु यूज़ हो रहा है। राम, सेवक, राजकुमार, दोनों शब्द हमारे हिंदी के हैं तो इसमें हो जाएंगे हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, बहुत इसकी कई सारी पहचान है। बात कर लेते हैं हम देशी या देशज शब्दों की पहचान। गांव देहात में प्रयोग होने वाले शब्द, बोली व उपबोली के शब्द, सीमित क्षेत्र में समझे जाने वाले शब्द, क्षेत्रीयता वाले शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ढंग से ना हो। ठीक है, अंग्रेजी, विदेशी, विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं, सा से प्रारंभ होने वाले, अर्धचंद्र चिन्ह वाले, जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण समान हो, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, जो शब्द सबसे पहले लैटिन ग्रीक लिपि में पढ़े जाते हों। तो स्कूल, स्टार, स्कूटनी, स्कूटर, ये कॉलेज, हॉक, कॉफ़ी, हैट, जनरल, हॉफ, सब, ये सभी हमारे हो जाते हैं विदेशज शब्द। कुछ होते हैं हमारे अभी उर्दू के शब्द, मुस्लिम संस्कृति धर्म का बोध कराने वाले शब्द, मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था के प्रतीक, उर्दू के कुल मिलाकर जो उर्दू के शब्द होते हैं वो हमारे सभी होते हैं उर्दू वाले। अरबी फारसी लिपि के शब्दों से विकसित होते हैं ये हमारे, जैसे डाकघर, कुर्ता पजामा, ये सभी हमारे क्या हैं, उर्दू के शब्द हैं। धोती हिंदी का है और गाउन है हमारा विदेशी। संकर शब्द, दो अलग अलग दो भाषाओं के शब्द, रेल और गाड़ी, तो इसमें इंग्लिश प्लस तद्भव है। ठीक है, रेल यान इंग्लिश और संस्कृत है इसमें। इस तरीके से जो शब्द होते हैं जुड़कर बने हो जाते हैं वो होते हैं हमारे संकर शब्द। अब यह है हमारा रचना, बनावट, संरचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूढ़ शब्द जो परंपरा से बने हुए शब्द होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये हम तीनों पढ़ चुके। अब एक टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है समास का। ठीक है, समास कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप, समास पद, समासिक पद, संपूर्ण पद, इसके शाब्दिक अर्थ हैं। परिभाषा की अगर हम इसकी बात करें तो एक शब्द से निर्विरोध, प्रतिवर्ष, आजीवन, एक शब्द प्लस एक शब्द, माता पिता, दिन दिन, राजपुत्र, एक शब्द प्लस एक पद, चिड़ियाघर, हिमालय। और बात कर लेते हैं हम समास के टाइप्स की, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला है हमारा अवयवी भाव समास। ठीक है, इसमें पूर्व या प्रथम या पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अवयवी भाव में हमारा क्या आता है, इसमें हमारे उपसर्ग प्रयोग होते हैं, जैसे आजन्म, प्रतिदिन, दुर्दशा, निस्संदेह, निरसंदेह। ठीक है, ये सभी हमारे किस में आते हैं, अवयवी भाव में आते हैं। ठीक है, निपात प्लस भाव में भी यूज होते हैं ये, यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति, इति सिद्धम, यथा, तथा, ये शब्द हमारे अवयवी भाव समास में प्रयोग होते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह भी हमारे किस में प्रयोग होते हैं, देखिए अगर हम बात करें द्वंद्व समास की तो उसमें हमारा योजक चिन्ह प्रयोग होता है, दिन दिन, रात रात, बात बात, कान कान। और अगर हम इसे जोड़कर बात करें, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, ये हो जाता है हमारा अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास में
प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद हमेशा उपसर्ग या निपात के रूप में होता है, ये आपको पता ही है। अव्ययी भाव समास का समस्त पद हमेशा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग का होता है। यदि शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। बिना योजक चिन्ह की आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या हो जाता है, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। निपात के बीच में आने पर योजक चिन्ह के बीच आने पर तथा अवयव शब्दों के बीच में आने पर अवयवी भाव समास हमारा होता है। अवयव का अर्थ है उपसर्ग प्लस निपात। सेकंड आ जाता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे पहले तो जहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ हो कोई, ठीक है, योजक चिन्ह हो बीच में, तो भी हमारा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। विलोम शब्द हो, योजक चिन्ह हो, ये सभी हमारे क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाते हैं। आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, दिन दिन, हरा हरा, रात रात, अर्ध आवृत्ति, चाय वाय, पानी वानी, ये सब संबंध हो, लव कुश, राम लक्ष्मण, भाई बहन, ठीक है, ये सभी हमारे हो जाते हैं द्वंद्व समास में। कर्मधारय समास क्या है, में कर्म धारण करना, यानी चाय वाला, पान वाला, अखबार वाला, स्वर्गकांड, विशेषण विशेष्य, कृष्ण सर्प, पुरुषोत्तम, महात्मा, पीताम्बर, कमानी, बंत्री, ये उपमान में उपमेय से तुलना की जाए, चंद्र के समान मुख, मुख चंद्र, ये सभी हमारे आ जाते हैं सभी कर्मधारय समास। अब आता है हमारा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या है, पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की प्रधानता। एक दंत, दोपहर, दोपहर, दोराहा, तिराहा, चौराहा, त्रिभुज, ये सभी हमारे क्या आ जाते हैं द्विगु समास में। और दूसरे पद की इनमें क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। नाग पंचमी, षडानन, तो पीडीएफ में आप देख लेना, बिल्कुल एग्जाम्पल एक ना एक आपको इन्हीं में से ही लगेगा एग्जाम में। समूहवाची हैं, सप्ताह, अष्टमी, दशक, शतक, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं समूहवाची। बारह सिंगा, बारह सिंगों वाला, ये सब इसमें आ जाते हैं हमारे। अब नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर, द्वितीय, दूसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अभी हमारा एक टाइप होता है विधिकरण तत्पुरुष, इसके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। भेदों का भेद क्या कहलाता है, उपभेद कहलाता है, कारक जिसका क्रिया से सीधा संबंध है। तो ये विभक्ति जिसमें दी हुई होती है वो हमारे किस में आ जाता है, तत्पुरुष में आ जाते हैं सभी, ठीक है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, संबंध कारक है, और यहाँ पर हमारा बन जाता है एक समास भी बन जाता है। तत्पुरुष समास के अगर हम भेद की बात करें कितने होते हैं, 2, और अगर अब उपभेद की बात करें कितने होते हैं, 8। और समास के भेद होते हैं हमारे 6, और व्यतिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं हमारे 6, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं समास के भेद 4। अगर कर्मधारय व द्विगु को तत्पुरुष माना जाए तो बिना कर्ता के संबोधन नहीं किया जाता था, इसलिए संबोधन में कैसी विभक्ति होती है, हमारी प्रथम विभक्ति होती है। ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं अभी यहाँ पर, आप इन्हें कर लेना। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसमें आपके ज़्यादातर भगवान के नाम आ जाते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर, ये चंद्रमौली, त्रिनेत्र, त्रिलोकी, हलधर, ये ज़्यादातर भगवान के नाम आ जाते हैं हमारे इसमें, ठीक है। ये शॉर्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर देख लीजिए, अव्ययी भाव पहला पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष उत्तर या दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य दूसरा पद प्रधान, द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान, यानी कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये तत्सम तद्भव हम सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हिंदी और उसकी भाषाओं से भी आ जाता है। तो अपभ्रंश के 4 रूप होते हैं, सरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागी अपभ्रंश, माधांगी अपभ्रंश, नगरी पैशाली अपभ्रंश, ठीक है। तो इनकी जो बात करें अगर हम उपभाषा की या बोली की, तो पश्चिमी हिंदी, इसकी है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो ये है हमारी बोली है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी, इसकी है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, इसकी है बिहारी की है भोजपुरी, मगधी, मैथिली, राजस्थान की है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, पहाड़ी की है कुमायूनी, गढ़वाली, ठीक है। ये हमारी हिंदी भाषा की बोलियाँ, ठीक है। भारत विदेश में सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। अब एक टॉपिक है हमारा वाच्य का, इसे देखते हैं। ये वाच्य हम देख चुके हैं, एक सेकेंड, काल भी हमने पढ़ लिए, तत्सम तद्भव,
संधि, समास। तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं आज इस वीडियो में। तो अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो मैं अभी एक बस वीडियो आपकी दूसरी हिंदी की आनी है जिसमें हम पेडागोजी कवर करेंगे। आधे घंटे में फटाफट सारी पेडागोजी कवर करेंगे हम, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देखकर। तो कंटेंट की क्लास आपकी यही है, अगर इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपके संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव सभी कुछ हमने देख लिया है इस कंप्लीट वीडियो में। वर्णमाला के सभी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, वाच्य, विशेषण, अव्यय सब कुछ कंप्लीट वीडियो में हमने देख लिया है। तो अगर कोई टॉपिक बचता है तो मैं उसको की एक टॉपिक की छोटी वीडियो बना दूंगी। वैसे बस अभी आपकी पेडागोजी और एक टॉपिक मुझे पता है जो आपका भी रह गया, रस, छंद, अलंकार, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो रस, छंद, अलंकार और पेडागोजी मेरी तरफ से अभी रह रही है। बाकी अगर कोई टॉपिक आपको लगा है जो कंप्लीट नहीं हो पाया इस वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि टेलीग्राम से इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी। एंड इन्वायरमेंट की जो हमारी ईवीएस की मैराथन थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी तैयारी क्या होगी। और बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं वीडियो में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने टारगेट किया है 500 व्यूज़। जैसे ही 500 व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं वीडियो पर, हम जो है पीडीएफ जो है इसकी प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ पर। एंड वो जो बोलते हैं वो एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपनी तैयारी क्या है बेहतर से और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको सीधा ज्वाइन करना है एंड जाना है मीडिया में, और उसके बाद आपको फाइल्स में जाना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ यूपी टेट की ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर 10.8 के फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड इसी तरीके की आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो इंस्टाग्राम का नेम है हमारा इंडिया लेट्स स्टडी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपने अगर वीडियो देखी है कंप्लीट तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग आज क्या डेट होगी, आपकी 21 है। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ आप 5 दिन समझिए, 5-6 दिन बचे हुए हैं। तो आपने पैनिक नहीं होना है, आपने क्या है बिल्कुल कीप काम रहना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी क्या करनी है। आपने अभी तक आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी आप रिवीजन ही चल रहा होगा सभी लोगों का। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, इसीलिए आप एग्ज़ाम को क्या है क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप ऐसे जल्दीबाजी में अभी कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो आप नहीं कर पाएंगे। बस आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आसानी से समझने की कोशिश करें। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जितना आपने पढ़ लिया है आप उसी का ही अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे यूपी टेट में। एंड आपका कुछ लोगों का इशू चल रहा है कि एडमिट कार्ड अभी आपके डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो कुछ सर्वर प्रॉब्लम है अभी आपकी। बाकी आप ये ना सोचें कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 28 को, एग्ज़ाम आपका 28 को ही है। और बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर भी चुके हैं, तो सर्वर प्रॉब्लम है। बाकी ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा इसलिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए हुए हैं इंस्टाग्राम पर कि क्या एग्ज़ाम नहीं होगा इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अभी काफ़ी दिन है, 5-6 दिन है, तो इजीली आपके डाउनलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप बस अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से अच्छी। एंड 500 व्यूज़ कंप्लीट होते ही इस हिंदी की आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, मैंने आपको बताया, या तो इंग्लिश या मैथ्स की कंप्लीट मैराथन, और नेक्स्ट जो मैराथन करेंगे हम उसमें पेडागोजी भी इंक्लूड करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है क्लास। तो शेयर करें एंड वीडियोस पर प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। आप अपना सजेशन भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी गाइज। आप सभी अपना ध्यान रखें एंड एग्ज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तैयारी करें। मेरी तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए गुड लक। मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट मैराथन में।